Next question. One end of a massless rope passes over a massless and frictionless pulley P. So you have a massless rope which is passing over a massless and frictionless pulley, something like this. It is passing over this. इसके ऊपर से पास हो रहा है. This is what they are telling you. And is tied to a hook C. तो इसका एक एंड जो है एक हुक को टाई करके रखा है. While the other end is free, so other end, this one is supposed to be free, right? Maximum tension that the rope can bear is 360 Newton. तो 360 Newton से ज्यादा टेंशन हो गया तो rope will break. So maximum tension is 360 Newton. That is maximum. Okay. With what value of minimum safe acceleration can a monkey of 60 kilogram move down the rope? So first of all, monkey has to go down. It cannot go up. Why? Because you know, if any object is coming down, tension or force is mg minus a. Exactly for this reason. क्यों? अगर वो ऊपर जाता, मैक्सिमम टेंशन कितना है? 360. मतलब 360.1 भी हुआ तो रोप टूट जाएगा. तो अगर ये मंकी ऊपर जा रहा होता विद सम एक्सेलरेशन, देखो ये आएगा g प्लस ए को तो बाद में देखेंगे, लेकिन ये आ जाएगा mg प्लस समथिंग. g की वैल्यू अगर मैं 10 लेता हूं, मंकी का मास कितना है? तो मंकी का वेट ही 600 न्यूटन है, उसमें प्लस समथिंग करोगे, राइट? तो टूट जाएगा. तो मंकी हैज टू कम डाउन. दिस इज व्हाट यू शुड नो. सो वेल, बाय द वे, you know this formula of tension, और आपको बोला है tension should be less than or equal to 360 Newton. This is maximum बोला है, मतलब it can be 360 or it can be less than 360. उससे ज्यादा हुआ तो the rope will break. So tension should be less than 360. So you will have mg minus a less than equal to 360. आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है? a. तो you will have g minus a less than equal to 360 by m, right? a को वहां शिफ्ट करो क्योंकि फाइंड करना है. तो एक काम करते हैं, पहले तो एक काम करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. g की वैल्यू हम ले लेंगे 10. नहीं बोला है लेकिन हम ले लेंगे 10. तो g की वैल्यू है 10 माइनस a लेस देन इक्वल टू 360 बाय मास. मास इज 60. 1 एंड 6. इसको वहां शिफ्ट करो, इसको यहां लाओ. तो 10 minus 6 is less than equal to 3. तो a should be greater than equal to 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कम एक्सेलरेशन से अगर वो नीचे आ रहा है तो रोप विल ब्रेक. इट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी. और एक चीज याद रखना, दिस इज डिलीजिव, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है ये. आप बोलोगे ज्यादा एक्सीलरेशन तो ज्यादा फोर्स हो जाएगा, राइट? तो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, क्यों माइनस हो रहा है? एम जी ऑलरेडी आपको पता है कितना था? 60. और उसमें से एम ए माइनस करना पड़ेगा. एम की वैल्यू कितनी थी? 60. ए की वैल्यू कितनी आई? कितना? अरे मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ए की वैल्यू कितनी आई? 4. ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4. तो अब मुझे बताओ 4 और इसका मास कितना है? 60. तो ये कितना है? 240, राइट? जैसे जैसे ए की वैल्यू बढ़ेगी तो ये डिफरेंस क्या? mg माइनस ma. ये 600 फिक्स है, ये याद रखना. 600 फिक्स है और ये 60 है. और ए की वैल्यू अगर 4 या 4 से ज्यादा हुई तो ही ये आंसर जो है लेस देन 360 मिलेगा. आर यू गेटिंग मी? तो a की वैल्यू अगर 3 डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल 3 डाल देते, 60 into 3 180. 600 minus 180 420. इज इट ग्रेटर देन 360? यस. टूट जाएगा, राइट? तो एक सेकंड मेथड, सेकंड वे ऑफ थिंकिंग इज, आप ऐसा भी कर सकते थे. आपको मिनिमम पूछा है, इतना सॉल्व नहीं करना है तो आप ऐसा भी कर सकते थे. m की वैल्यू 60 है, 60 into 16
960, 600 में से mg में से 960 माइनस करोगे, मतलब नेगेटिव टेंशन आएगा जो हो नहीं सकता, मतलब नॉट वैलिड। ऑप्शन बी, इफ यू पुट 6, 60 into 6 360, 600 से 360 गया 240, चलेगा नहीं टूटेगा। अगला 4, पुट 4 क्या आया 360, 8, 60 into 8 4 and that is 600 minus 480 कितना 120, राइट। तो इन तीनों केसेस में द रोप विल नॉट ब्रेक, लेकिन सबसे कम कौन सा है, तो क्या पूछा था आपको, मिनिमम, तो क्या आएगा आंसर 4, राइट। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ship of mass 3 into 10 power 7 kilogram initially at rest is pulled by a force of 5 into 10 power 4 newton through a distance of 3 meter. Assume the resistance due to water is negligible. The speed of the ship is. तो आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या है, a ship of mass मतलब मास आपको दिया है, मास आपको दिया है, राइट। इनिशियली एट रेस्ट मतलब u आपको दिया है 0, is pulled with a force f आपको दिया है, और थ्रू अ डिस्टेंस s आपको दिया है। पूछा क्या है, स्पीड। अब काइनेमेटिक्स का कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिसमें फाइनल स्पीड मिलेगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेकिन t का इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं है। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वो यूज कर सकते हो क्योंकि v स्क्वायर पूछा है, u स्क्वायर पता है, 2a नहीं पता फाइंड कर लेंगे, s पता है, राइट। हाउ डू यू फाइंड आउट a, यू शुड नो f by m, f by m, f पता है, yes, m पता है, yes, और u 0 है, तो v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2fs बाय m, मतलब v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2fs बाय m। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 2 इंटू f, f कितना है 5 इंटू 10 रेज टू 4, s कितना है 3, मास कितना है 3 इंटू 10 पावर 7, कैंसल कैंसल, ये ऊपर 10 पावर 5 है, नीचे 10 पावर 7 है, ऊपर जाके -7 होगा, मतलब 10 पावर 5 ऊपर और 10 पावर -7 मतलब 10 पावर -2, उसका रूट 10 पावर -1 मतलब कितना 0.1 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a player kicks a football of mass 0.5 kilogram and the football begins to move, मतलब पहले रेस्ट पे था तो u की वैल्यू 0 है, begins to move with a velocity of 10 meter per second. If the contact between the leg and the football, तो जैसे जैसे ये वर्ड्स आए ना, तो contact between leg and the football, ball and the bat, मतलब impulse पूछा होगा या फोर्स पूछा होगा, दोनों में से एक। तो if the contact between leg and football lasts for 1/50 second, then the force acted on the football should be. So the moment you see such words, contact between leg and football, मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ही यूज होगा क्योंकि इम्पल्स उसी में से आता है, एफ डी टी। तो एनीवेज एफ इक्वल टू dp by dt. dp is, you know, final momentum minus initial momentum upon dt. Final momentum is mass into final velocity minus initial is mass into initial velocity upon dt. लेकिन initial velocity तो 0 था, तो यह आ जाएगा mv by dt. Don't you know what is mass? 0.5 kg. What is velocity final? 10. What is dt? 1/50. 1/50? Yes. तो ये ऊपर आ गया आपका 5 और ये 250 ऊपर गया तो 50 into 5 मतलब 250 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंजन ऑफ a jet aircraft applies a thrust of 10 per 5 Newton
during takeoff and causes the plane to attain a velocity of 1 kilometer per second in 10 seconds. The mass of the plane is. वापस से वही ट्रिक, क्या क्या दिया है आपको पहले से एक बार नोट डाउन कर लेते हैं. क्या क्या दिया है हमको? फोर्स, थ्रस्ट मतलब फोर्स, ओके, एंड देन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 1 किलोमीटर पर सेकेंड, एंड इन 10 सेकेंड्स मतलब टी आपको दिया है. मास पूछा है, मास पूछा है. तो ऑफ कोर्स विच इज द फॉर्मूला दैट कनेक्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन पैरामीटर और जो पूछा है वो उसको कनेक्ट करना है. मतलब फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, करेक्ट. इसमें से इसका काम हो गया. अब एक्सेलरेशन इज, यू रिमेंबर, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम. एक्सेलरेशन इज dv by dt, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन. नहीं तो कोई बात नहीं, v इक्वल टू u प्लस at, v माइनस u इक्वल टू at, a इक्वल टू v माइनस u बाय t. वही तो लिखा है मैंने. गुड गुड. मास 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 पूछा है, मास पूछा है, यस. हो गया, अब सारा का सारा पिक्चर क्लियर. तो ft है ना, ये t यहाँ शिफ्ट कर दिया अपॉन v माइनस यू इक्वल टू m. तो m इक्वल टू f, f कितना 10 पावर 5, t कितना दिया 10 सेकेंड, v कितना है 1 नहीं है 1000 है, 1 किलोमीटर पर सेकेंड है वो. तो 1 किलोमीटर पर सेकेंड इज 1000 राइट, 10 पावर 3. तो 10 पावर 3 ऊपर 6 नीचे 3 मतलब 10 पावर 3 kg. u 0 है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0. तो 10 पावर 3 kg है कि ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है. तो डन. दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A force of 80 dynes is acted on a body of mass 5 gram which is at rest for an interval of 3 seconds. The impulse is, again a joke because you know impulse is f dt, force into time for which the force act. ये by definition impulse है. तो impulse फाइंड करना है आपको. force is 50 dynes, गलत, dynes को कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूटन में. 10 पावर 5, 1 dyne is 10 पावर 5 न्यूटन. सही है ना? हाँ सही है. 1 सेंटीमीटर इज 10 स्क्वायर मीटर. बराबर बोल रहे हो आप. Exactly what that is what I am saying. I told you many times, I'm telling you again. Again remember SI सिस्टम और CGS सिस्टम. CGS छोटा है, यहाँ पे 1 मीटर मतलब यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, राइट. यहाँ पे 1 किलोग्राम, यहाँ पे 1000 ग्राम, यहाँ पे 1 जूल, यहाँ पे 10 पावर 7 अर्ग, यहाँ पे 1 न्यूटन, यहाँ पे 10 पावर 5 डाइन. तो 1 न्यूटन इज 10 पावर 5 डाइन, मतलब 1 डाइन इज 10 पावर माइनस 5 न्यूटन, नॉट प्लस 5, माइनस 5. और मैं नहीं भी बोलता तो दिख रहा है माइनस 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 आंसर, राइट. और dt टाइम इज 3 सेकेंड. मतलब मास आपको ऐसे ही दिया है, राइट. मास का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे. 53 जा 150, 150 इंटू 10 पावर माइनस 5, तो बराबर है माइनस 5. तो कितना आएगा ये? अरे 0. हाँ, ऑप्शन नंबर पक्का. एक काम करो, सुनो जस्ट मिनट, डोंट टेक स्ट्रेस. ये इसके 10 पावर 5 है ना, इसके 2 और इसके 3 ये अलग कर लो. अब इसको दे दो 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन सेकेंड. अब कौन सा है ऑप्शन? सी. सही. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स next set previously asked questions in some of the competitive exam, maybe JEE Main, maybe NEET, some of them. So what you have here is, in this question, a particle of mass 0.3 kilogram is subjected to a force F equal to minus kx with k equal to 15 Newton per meter. What will be
its initial acceleration if it is released from a point 20 centimeter away from the origin. अब पहले तो ये समझ लो क्वेश्चन सिंपल है, बट यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा, f इक्वल टू माइनस के एक्स. ये कब होता है वो समझ लो. What you have is, normally you have a frictionless table, you have a rigid support, you have a block of mass, let us say m, kept on this frictionless table, and then you have a spring attached to this. So you have a spring attached to this. मान लो कि जब हमने इस पे कोई फोर्स नहीं लगाया, स्ट्रेचिंग फोर्स नहीं लगाया या कंप्रेसिंग फोर्स नहीं लगाया, तो जो पोजीशन इस मास का होगा वो होगा इक्विलिब्रियम. तो हम मार्क कर देंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन को. सो इक्विलिब्रियम पोजीशन इज द पोजीशन ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज एक्टेड अपॉन बाय जीरो फोर्स, नो नेट फोर्स, जीरो रिजल्टेंट फोर्स, है ना. आप बोलोगे फोर्स तो लग रहा है, हाँ लग रहा है, एमजी और नॉर्मल डायरेक्शन बैलेंस कर दिया. तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है और हॉरिजॉन्टल में तो वैसे भी नहीं है, हमने अप्लाई नहीं किया तो कहां से आएगा. तो ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन आ गया. अब जब व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन डू टू डिफरेंट थिंग्स. एक तो आप इसको स्ट्रेच कर दो. स्ट्रेच करोगे तो इन दिस केस द स्प्रिंग विल गेट स्ट्रेच and displacement as measured from the equilibrium is x, और displacement is to the right. तो याद रखना displacement is to the right, यहाँ पे displacement हुआ, right. और आप ऐसा भी कर सकते थे, you could have also done other way around. आप इसको compress भी कर सकते थे. अगर आप compress करोगे तो the spring will get compressed and now the displacement is to the left. In either case, मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था इलास्टिसिटी का. जब आप एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करते हो, just like rubber band, right? Just like you have a lot of objects which are elastic in nature. तो इन ऑब्जेक्ट्स में, इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर what you have is एटम्स और मॉलिक्यूल्स. तो अगर आपने स्ट्रेच किया मतलब आपने इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस को या इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस को बढ़ा दिया. तो व्हेन यू आर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, इसको हमने बोला था द डिफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि ये डिफॉर्म, ये शेप चेंज करता है. तो जब डिफॉर्मिंग फोर्स विच इज एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया आपने, तो मॉलिक्यूल का डिस्टेंस बढ़ गया एंड दिस मॉलिक्यूल दे स्टार्टेड अट्रैक्टिंग ईच अदर, एंड अंदर मटेरियल के अंदर एक फोर्स डेवलप हुआ, इसलिए हमने बोला था इंटरनल फोर्स. और ये जो अंदर फोर्स डेवलप हुआ जो इंटरनल है, वो क्या करेगा, वो शेप को ओरिजिनल डायमेंशंस पे वापस लेके जाएगा. इट विल रिस्टोर द ओरिजिनल डायमेंशंस, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. तो रिस्टोरिंग फोर्स ये ऑब्जेक्ट के अंदर बनता है, इंटरनल होता है, और डिफॉर्मिंग फोर्स ये एक्सटर्नल होता है. तो जब आपने इस ऑब्जेक्ट को, इस मास को यहाँ पे पुल किया, तो ये जो ड्राइविंग फोर्स था ये एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है. लेकिन क्या हुआ कि ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया, तो स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप हो गया जो था इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग में, राइट. क्योंकि स्प्रिंग के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो दूर जाएंगे, मतलब वहां पे फोर्स डेवलप होगा. कितना फोर्स डेवलप होगा, जितना डिस्प्लेसमेंट है. तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन विद नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन टेल्स यू दैट इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप इन द स्प्रिंग इज अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो माइनस वहां से आता है. और ये जो कांस्टेंट है, इसको दो तीन नाम है. इसको फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हो, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हो. तो K इज कॉल्ड एज ईदर फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट. और देखो क्या आएगा, ये फोर्स अपॉन x आएगा, मतलब न्यूटन पर मीटर. करेक्ट है. ओके, तो यहाँ पे आपको पता है ये आएगा. अगर आपने कंप्रेस भी किया होता तो भी सीन वही था. कंप्रेस अगर करोगे तो मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे, ज्यादा पास में भी नहीं आने देते, वो बोलते हैं कि चलो अब वापस जाओ. तो रिपल्शन.
मतलब डिस्प्लेसमेंट here in this case when you deform molecules are going away ज्यादा दूर भी नहीं जाएंगे because there will be van der Waals forces which becomes attractive, and when you compress molecules come closer then there are forces van der Waals which become repulsive. तो यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा ये वापस से अपोजिट होगा टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. दिस इज व्हाट यू गेट अगेन सेम थिंग. तो यही आपको दिया है. तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन इज सिंपल. सिर्फ ये कहां से आया ये पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं. f इक्वल टू माइनस के एक्स दिया है, f इज एम ए विच इज माइनस के एक्स, a इक्वल टू माइनस के एक्स बाय m. डू यू नो व्हाट इज k? यस. डू यू नो व्हाट इज x? यस. डू यू नो व्हाट इज m? यस. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. तो क्वेश्चन में एज आई टोल्ड यू वाज नथिंग देयर. इट इज जस्ट दैट यू नीड टू नो ये फॉर्मूला आया कहां से. तो ये फॉर्मूला यहां से आया. तो अब हम करेंगे ऐसा, हम a इक्वल टू माइनस के कितना है 15, x कितना है 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर. तो 0.2 मीटर अपॉन m कितना है 0.3. तो ये आ जाएगा 2/3 राइट. तो माइनस 15 इंटू 2/3 1 जा एंड 5 जा, 5 2 जा 10 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी में है. तो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A player caught a cricket ball of mass 150 gram moving at a rate of 20 meter per second. If the catching process be completed in 0.1 second, the force of the blow exerted by the ball on the hands of player is. Good. So Newton's second law, F equal to dp by dt. P is mv. माइनस यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल का कोई क्वेश्चन ही नहीं है राइट. यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट बिकॉज व्हेन यू कैच इट यू सी देन फाइनल मोमेंटम बिकम 0 एनीवेज. तो अब मास इज कांस्टेंट क्योंकि बॉल का मास तो चेंज होगा नहीं. तो m dv by dt. तो डू यू नो व्हाट इज मास 150 ग्राम मतलब 150 into 10 power minus 3. Do you know what is dv? dv is basically velocity, final velocity मतलब 20 मीटर पर सेकेंड. ये इनिशियल है, कैच करने के बाद तो 0 ही हो जाएगा. तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब वो इनिशियल ही होगा विद अ नेगेटिव साइन. दैट्स इट. तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्टली ये यूज कर लो. कितना ये 20. प्रोसेस ऑफ कैचिंग वाज कंप्लीटेड इन हाउ मेनी सेकंड्स 0.1. 0.1 मतलब 10 पर माइनस 1 ऊपर जाएगा तो 10 पर प्लस 1. तो अब देखो यू सी 150 15 इंटू 10 पावर माइनस 2 हो गया, माइनस 3 प्लस 1, और ये 200 हो गया. तो ये और ये भी गया तो 15 2 30. तो 30 न्यूटन का फोर्स लगेगा प्लेयर के हैंड पे टू कैच दिस बॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन. A ball of mass 0.2 kg is thrown vertically upward by applying a force by the hand. Very good. If the hand moves 0.2 meter while applying the force and the ball goes up to 2 meter height further, find the magnitude of the force. Consider G as 10. तो इफ यू हैव नोटिस्ड जब आप कुछ ऊपर फेंकते हो तो डायरेक्टली नहीं जाता है, पहले थोड़ा हाथ ऊपर जाएगा उसके बाद वो कांटेक्ट लूज होगा राइट. सो इफ यू रिकॉर्ड दिस इन स्लो मोशन यू विल रियलाइज व्हाट इज हैपनिंग. आपने ऐसा उसको ऊपर फेंका, बाद में ये ऊपर गया, मतलब पहले जितना फोर्स इसको ऊपर भेजने के लिए चाहिए जितना फोर्स मतलब यहाँ पे बोला है ना कहीं तो फोर्स एनीवेज, तो वो फोर्स अप्लाई करने के लिए द हैंड आल्सो हैज टू गो लिटिल अप and then the contact will be released. So this is what they are saying. And वापस एक बार देख लो, ball of mass 0.2 किलोग्राम 200 ग्राम का बॉल है मतलब is thrown vertically upward by applying a force by hand. If the hand moves 0.2 meter while applying the force
द बॉल गोस अप टू 2 मीटर हाइट फर्दर, फर्दर मतलब रिलीज के पॉइंट से 2 मीटर ऊपर, नॉट फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड, जहां से वो हाथ हाथ से उसका कांटेक्ट लूज हुआ वहां से 2 मीटर ऊपर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो एक काम करते हैं, पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली बता देता हूं। सो लेट्स से दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द हैंड एंड देन दिस इज द फाइनल पोजीशन, लेट अस से, ऑफ द हैंड। तो मैं इसको बोल दूंगा लेट अस से पोजीशन ए, इनिशियल पोजीशन ए। ये इनिशियल पोजीशन ए है हैंड का, ये फाइनल पोजीशन बी है, और इसके ऊपर एक बॉल था, जो बॉल रिलीज हुआ एट पॉइंट बी। तो बॉल रिलीज हुआ आफ्टर इट रीचेस पॉइंट बी, यहां पे आने के बाद रिलीज हुआ, और ये फर्दर 2 मीटर ऊपर गया, तो इट वेंट फर्दर 2 मीटर, और ये डिस्टेंस आपको दिया है 0.2 मीटर, राइट। Then find the magnitude of the force. Very, very good question. अब magnitude of force. How will you find out magnitude of force? So you have to basically look at this problem into different scenario. एक में जिसमें बॉल मूव हो रहा है, एक में जिसमें हैंड मूव हो रहा है। ए से बी सिर्फ हैंड का मोशन है, बी से सी सिर्फ बॉल का मोशन है, राइट। तो यू हैव टू सॉल्व दिस पार्ट बाय पार्ट। तो पहले केस में मैं देखूंगा बी टू सी, बी टू सी मतलब मोशन ऑफ बॉल, मोशन ऑफ बॉल। व्हाट यू नो इज फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट सी इज 0, क्योंकि ये रुक जाएगा ऊपर जाके मैक्सिमम हाइट पे, और मैक्सिमम हाइट एस मतलब एच मतलब कितना दिया है 2 मीटर, राइट। और a will be minus g because it is going against the gravity, और आप यहाँ पे यूज करोगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v कौन से पॉइंट पे है c, और ये इनिशियल किस पॉइंट पे है b, करेक्ट, गुड। तो अब दिस इज 0, दिस इज ub स्क्वायर माइनस 2gh। तो यहां से आपको मिल जाएगा स्पीड, स्पीड एट बी, किसका बॉल का इनिशियल स्पीड, लेकिन याद रखना बॉल का इनिशियल स्पीड ये हैंड का फाइनल स्पीड होगा, ओके। तो ये काम में आएगा हमको। तो इनिशियल स्पीड एट पॉइंट बी ऑफ द बॉल ऑफ कोर्स इज अंडर रूट ऑफ 2gh, क्योंकि ये u स्क्वायर था ना, तो रूट ले लोगे, तो 2 इंटू जी, जी के लिए 10 लेने के लिए बोला है, वेरी गुड। 2 इंटू 10 इंटू 2, दिस इज 4, 4 का रूट मतलब 2, मतलब 2 रूट 10 मीटर पर सेकेंड। केस नंबर 2, केस 2 इज मोशन ऑफ हैंड, मोशन ऑफ हैंड, राइट। हियर यू विल से हियर ub मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल is equal to final velocity of hand, final velocity of hand। और फिर आप हैंड के केस में वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है जो यहाँ पे u है, और यहाँ पे u कितना है, yes। तो एक काम करो, सिर्फ कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो इसके लिए, ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ हैंड एट पॉइंट बी है, ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ हैंड एट पॉइंट ए है, क्योंकि मोशन ए से स्टार्ट हुआ था इसके लिए, राइट। यहां तक क्लियर, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर हियर। दिस इज 2 रूट 10 का स्क्वायर मतलब 40, तो लिख देता हूं 2 रूट 10 का स्क्वायर, और ये था 0, और ये आ जाएगा 2as, तो 2 इंटू ए इंटू एस, एस मतलब 0.2, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा दिस इज 40 इक्वल टू 0.4a, राइट। तो हाउ मच इज दिस, a इक्वल टू 100 या 10, 100, a इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके गुड। सॉल्व कर लेते हैं फिर देखते हैं कोई गड़बड़ हुई क्या, अभी 100 थोड़ा ज्यादा लग रहा है, एटलीस्ट आई फील इट इज लिटिल मोर, 100 बहुत ज्यादा है ना, पर देखते हैं आंसर आया तो ठीक, नहीं आया तो फिर चेक करेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग इट्स ऑल गुड। अब क्या फाइंड करना था,
Force exerted by the hand. Force exerted by the hand. Or anything going up is G plus A into M. M is 0.2. G की वैल्यू 10 और दिस इज 100. तो ये आ जाएगा 0.2 into 110. 11 into 2 है ये आंसर में पक्का है. See, so this is how you are supposed to find out what is the force.